कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं हमारे किसान, यानी कि आप लोग, तब जाकर कहीं आपको अच्छी उपज हासिल होती है। लेकिन इस सफर में कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है और उन्हीं चुनौतियों में से एक है जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन हमारी खेती किसानी पर काफी प्रभाव डालता है। पूरे विश्व की बात करें तो इस समय ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। कहीं पर सूखे के हालात बने हुए हैं, कहीं बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कहीं बारिश ज्यादा है तो कहीं कम भी दर्ज की जा रही है और कहीं कहीं तो हवाओं ने अपना रुख भी बदल लिया है। ऐसे में हमारी खेती किसानी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। तो हमारे जो किसान हैं, यानी कि आप लोग हैं, किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम करेंगे विचार विमर्श और विषय रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव व बचाव। जी हां, किस तरह से हम बच सकते हैं, क्या कारण है, किस तरह की हम तैयारियां कर सकते हैं, इसी पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। विशेषज्ञ मौजूद हैं, परिचय करवा देते हैं आपसे। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एस भास्कर, जो एडीजी हैं एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज ICAR में। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर भूपिंदर सिंह मौजूद हैं, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग और पूसा में, और साथ ही अध्यक्ष भी हैं इस संभाग के। साथ ही बता दें, इस वक्त हमारे साथ विश्व मोहन जी मौजूद हैं, जो एडिटर हैं एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर टाइम्स ऑफ इंडिया में, और साथ ही हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित हो रही हैं डॉक्टर आरती भाटिया, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत कर लें। जाने हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग को और करीब से, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन, और अगर आसान शब्दों में कहें तो हमारी धरती का बढ़ता तापमान। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे सौर मंडल का शायद इकलौता जीवित ग्रह कैसे जीवन का ही दुश्मन बनने की ओर अग्रसर है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव और इस प्रभाव को पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार मानी जा रही हैं। पर धरती पर जीवन बने रहने का एक आवश्यक कारक तो ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। आखिरकार वो क्या है जो हमारे ग्रह को गर्म करता है? ये है सूर्य का विकिरण, जो पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए धरातल से सोख लिया जाता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित इस गर्मी का कुछ हिस्सा वातावरण में वापस लौटा दिया जाता है। इस गर्मी में से अधिकांश जल वाष्प यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O तथा कुछ अन्य गैसों द्वारा रोक ली जाती है। नहीं तो वो गर्मी वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसें या GHG कहते हैं। बस यही गर्मी वायुमंडल का और फिर धरातल का तापमान बढ़ा देती है। पृथ्वी के वायुमंडल में चलने वाली ये प्राकृतिक प्रक्रिया ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है, जो हमारे ग्रह को गर्म रखते हुए धरातल पर लगभग 160 सेल्सियस औसत तापमान रखकर इसकी गर्मजोशी बरकरार रखती है। वैसे ग्रीन हाउस का शाब्दिक अर्थ है पादप ग्रह, यानी पौधों को जिन कांच के घरों में रखा जाता है वो घर। अब इन घरों में भी सिद्धांत वही है, यानी गर्मी और नमी को बनाए रखना। वायुमंडल में बढ़ी ऊर्जा के साथ ही तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण तीव्र मौसमी बदलाव और स्थापित जलवायु पैटर्न में गड़बड़ी आ सकती है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। धरती को चढ़ते बुखार से पूरी मानव सभ्यता ही खतरे में है, और अगर कुछ करना है तो वक्त अभी है। तो देख लिया अभी आपने एक खास रिपोर्ट, जाना जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आइए इसी पर हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जब बात हम करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो इससे क्या समझा जाए? 5वां IPCC रिपोर्ट के अनुसार
हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है सारे विश्व में, हमारा बारिश में बदलाव हो रहा है जी। इसके अलावा हमारा सी लेवल राइज हो रहा है। इस तरफ वो बदलाव आ रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स बोलता है उसको ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन्स वो आते रहता है हमारा देश में। कोई प्रदेश में ये और ड्रॉट आती है और फ्लड आती है, इसके लिए हमारा एग्रीकल्चर मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर है, कृषि है ना, भारत का कृषि इसका बहुत वल्नरेबल है जी। तो काफी संवेदनशील है हमारी खेती किसानी जलवायु परिवर्तन के प्रति। कहीं पर हम जैसे शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे कि कहीं हमारे सूखे की हालात बने हुए हैं, कहीं बाढ़ की परिस्थितियां हैं, और ये सभी जो कारक हैं ये हमारी खेती किसानी को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। ऐसे में हमें जरूरी है कि हम पहले से ही इसके लिए तैयारियां करें, कुछ जो सावधानियां हैं वो जरूर बरतें। और ऐसे में विश्व मोहन जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की तो हमने जाना कि कई तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं, तो कारण क्या हो जाते हैं? क्योंकि हम पहले के समय की बात करें, अब के समय की बात करें तो काफी बदलाव आया है। देखिए, जलवायु परिवर्तन होने के जो कारण है, जो साइंटिफिक रीजंस दिए जाते हैं, और जैसा कि डॉक्टर भास्कर ने कहा कि आईपीसीसी के रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ये क्यों हो रहा है। होता क्या है कि जितनी भी ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हो रहे हैं, उसके कारण, और ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस के कारण ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है। और ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो रहा है, अभी तक यदि हम देखें तो एक आंकड़े के हिसाब से 1850 के बाद से 1 डिग्री से ज़्यादा ऑन एन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो चुका है। तो इसका असर जलवायु पे पड़ता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु पे पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये इट लीड्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, मतलब कहीं पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पे ड्राउट होगा, कहीं पे जैसा कि आपने पहले कहा था कि हवा के रुख बदल जाते हैं, मतलब काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो उसमें ये देखना होता है, कारण पता है तो कारण पता है, उसको 2 तरीके से उसका उपाय किया जाता है कि कैसे हम एमिशंस को कम करें जिससे कि जलवायु परिवर्तन का असर कम हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना है, ये ऐसा नहीं है कि हम 10 साल 20 साल में कर लेंगे, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये पॉलिसी मेकर्स हमारे डिसाइड कर रहे हैं, और ये कर चुके हैं, डिफरेंट कंट्रीज इस पर डिसीजन ले रही है कि हम सबको अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना कट करना, कितना कम करना है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा, तो फिर इस हालत में किसान क्या करे? किसान को अपने लिए फिर उनको अडॉप्ट करना होगा। मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये एक वास्तविकता है, तो ये अपनाना होगा कि देखिए जलवायु बदल रही है, उसी के अनुसार आपको खेती के लिए तैयारियां करनी है या खेती के कार्य करने हैं। किस तरह के विकल्प हैं, हमारे जो वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहते हैं, उन्हें अपनाने की जरूरत है। जो 10 साल पहले आप जिस तरह की खेती करते थे वही आप आगे बरकरार नहीं रख सकते, उसमें थोड़े से बदलाव की तो यहाँ पर जरूरत बनती ही है। आपको कुछ बदलाव लाने यहाँ पर जरूरी हो जाएंगे, तभी तो आप अपनी अच्छी जो उपज है वो हासिल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर भूपेंद्र का यहाँ पर रुख करना चाहूंगे। डॉक्टर भूपेंद्र, जैसे विश्व मोहन जी ने भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलवायु परिवर्तन हो रही है, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार स्पष्ट रूप से समझा दें ग्लोबल वार्मिंग से वो क्या समझें। जलवायु परिवर्तन जो है, इसका जो पहला जो हमारे निगाह में जब ये आया, पहली आईपीसीसी की जो रिपोर्ट 1991 में आई, जिसमें भारत और चाइना को 101 मिलियन टन धान के खेती से 101 मिलियन टन मीथेन उपसर्जन का दोषी बताया गया। उसके बाद जो हमारे वैज्ञानिक थे, जिनको कि बहुत अटपटा सा लगा, अकल्पनीय लगा, मानने के लिए इसको हमारे पास कोई कारण नहीं था कि हम लोग इस तरह का उपसर्जन, मीथेन उपसर्जन कर सकते हैं और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके बाद, क्योंकि उस वक्त हम लोगों की धान की जो खेती थी वो 38 मिलियन टन थी, और हमारी जो औसत उपज थी धान की वो लगभग 2 मिलियन टन थी। 38 मिलियन हेक्टेयर से 2 मिलियन हेक्टेयर आप अगर उपज ले रहे हैं, और 38 मिलियन जो टन था 101 में से भारत को 38 मिलियन टन का दोषी बताया गया था। तो उस हिसाब से अगर आप जाएं तो लगभग 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर
मीथेन उत्सर्जन भारत के जिम्मे आता था, जो कि बिल्कुल कहीं भी विश्वास करने लायक बात नहीं थी। तो हमारे उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डॉक्टर एस.के. सिन्हा और उनकी टीम ने एनपीएल के साथ मिलकर के शोध किया और इस पे जो भारत के जो धान के खेत थे वहां से क्या रियली कितना उपसर्जन हो रहा है मीथेन का, इसको नापा और पाया कि ये तकरीबन 4.2 मिलियन टन है। और आज की डेट में ये जो है लगभग 3.4 मिलियन टन है जी। ये तो पहला था। अब इसके ऊपर मैंने बताया कि ये जलवायु परिवर्तन में अनुसंधान की शुरुआत थी जी। उसके बाद जैसे मेरे साथी विश्वमोहन जी ने बताया कि सभी चीजें, बारिश कहीं ज्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, मौसमों में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में बदलाव होगा, हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस की बात करी, तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ओजोन हो गई, ये हम 4 और भी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये सब भी हैं। बट अगर हम कृषि के दृष्टि से बात करें, भारतीय कृषि की दृष्टि से बात करें, तो एक CO2 होती है जिसको कि हम, क्योंकि पौधा CO2 लेता है और उसी से फोटोसिंथेसिस करता है, तो हम उसको कृषि के दृष्टि से GHG उसको मानते नहीं, और हमने उसको जो गर्मी करने वाला कारक जो है उसको हमने 1 यूनिट का नंबर दिया है जी। उसी तरह से अगर हम देखें कि मीथेन कितनी गर्मी उष्मा पैदा करता है, तो वो तकरीबन जो है उससे 23 गुना ज्यादा उष्मा पैदा करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम मीथेन को हमें कैसे कम करना है, नाइट्रस ऑक्साइड को हमें कैसे कम करना है, ओजोन, क्योंकि ओजोन उत्सर्जन का कारण जो है आपके जो हवा में नाइट्रस नॉक्स की मात्रा जो कि वाहनों में जल रहे पोल्यूटेंट से होता है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जो उसमें हैं, केमिकल्स हैं हवा में, उनसे होता है। तो इससे ओजोन की मात्रा में भी, जो हमारा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कुछ हेल्थ कंसर्न भी आते हैं जी। तो मेरा ये आपसे, हमारे यहाँ जो शोध हो रहा है, हमारे यहाँ शोध पानी किस तरह से हम वाटर प्रोडक्टिविटी जी किस तरह से हम बढ़ाएं, मीथेन की मात्रा का उत्सर्जन किन किन कारकों से हम कम करें, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा हम किस तरह से कम करें, जिसके लिए कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करें उसका हम यूज एफिशिएंसी को बढ़ाएं, और जो ओजोन की मात्रा है, जिसमें कि मैंने बताया कि हवा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, कि वो हम किस तरह से हम उसको भी ठीक करें। तो इस दिशा में यहाँ पर अगर आपके संस्थान में, पूसा संस्थान की बात करें, तो निरंतर कार्य किए भी जा रहे हैं। हमारे किसानों को इस संदर्भ में जागरूक भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आरती का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर आरती, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया कि कौन से कारक हो सकते हैं जिसके चलते हम जलवायु में लगातार परिवर्तन देख रहे हैं। हमारे किसानों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है कि वो खेती किसानी में बदलाव लाएं, तकनीकियों को समझें, उसके अनुसार ही खेती किसानी को अपनाएं, बेहतर बनाएं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि हमारे किसान जब तक दुष्प्रभाव नहीं समझेंगे तब तक वो बदलाव की यहाँ पर बात अपनाएंगे नहीं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। तो चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि अभी बताया गया कि हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है, तो ये तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके कारक जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। और ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन 3 महत्वपूर्ण है, जैसे कि बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो जो ये मीथेन है ये हमारे धान के खेतों से निकलती है, और जब भी हम धान के खेत में जल भर के सिंचाई करते हैं तो हमारी मीथेन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जित होती है। और जो हमारे जुगाली करने वाले पशु हैं, इनसे भी अधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है जी। तो और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो हमारे खेतों से ही अधिक जो हम
उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जो नाइट्रोजन लिप्त उर्वरक होते हैं, तो इनके इस्तेमाल से जो अगर हम इनका ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, साथ साथ में अमोनिया का जो वॉलेटिलाइजेशन भी होता है। तो इन सब का बहुत मतलब ये देखिए, ये तापमान में वृद्धि तो कर ही रहे हैं। तो तापमान में वृद्धि हो रही है तो इनका जो आपने दुष्प्रभाव की बात की, तो हमारी जो फसलें हैं, एक तो दुष्प्रभाव, पहला दुष्प्रभाव है कि आपकी जो फसल की जो उपजता है उसके अंदर आपको कमी पाई जाएगी। अब पैदावार है वो कम पैदावार में कमी आएगी। दूसरी बात ये है, जैसे हमारी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से तो हमारे जो मृदा में नमी है, तो हमारी मृदा की नमी में कमी पाई जाएगी, तो आपको उसमें पानी की कमी होगी, तो आपको ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ेगी। और जो हमारा जैसे कि हमारा दाना बनता है किसी भी, जैसे कि हमारा धान है, गेहूं है, कोई भी उपज का जो दाना है, उसमें पाया गया है कि ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बढ़ने से इसकी गुणवत्ता में, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारा आयरन है, जिंक है, प्रोटीन है, इनकी मात्रा में कमी पाई गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपजाऊता को बढ़ाती है, लेकिन तापमान के बढ़ने से जो हमारी उसको काउंटर कर जाते। लेकिन जो असर देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो ग्रेन के अंदर, जो दाने के अंदर उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। तो देखिए गेहूं में प्रोटीन की कमी पाई जा रही है जी। तो ये बहुत ज़रूरी पड़ रहा है कि किसान भाई इसमें जैसे कि मतलब उर्वरक का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको उर्वरक की मात्रा थोड़ी अधिक लगानी पड़ेगी। और उर्वरक ऐसे ना लगाएं, जब ज़रूरत हो उसी के हिसाब से लगाएं। तो कई सारे साधन हैं हमारे कि नाइट्रोजन के उर्वरक के इस्तेमाल कब किया जाए, कैसे किया जाए। जैसे भी मतलब ये नहीं है कि इसी टाइम पे हमें जी एक बोरी डालना ही डालना है। हमारे को उर्वरक का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना है, ताकि जो जब पौधे को ज़रूरत हो तभी उसको हम उर्वरक की मात्रा पहुंचाएं। तो इसके लिए कई यंत्र हैं, बड़े सस्ते टिकाऊ यंत्र हैं, जैसे कि लीफ कलर चार्ट है। उसके हिसाब से आप पत्ती का रंग देख के, उसमें देख के कि भाई कि उसको अगर ज़रूरत है उर्वरक की तभी उर्वरक दें। फिर कई तरह के, जैसे कि अब आजकल हम नीम लिपित यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नीम लिपित यूरिया की इस्तेमाल से हमारे जो फर्टिलाइज़र में, अब आप देखिए बोरी हमारी 50 किलो से 45 किलो की आ रही है। तो हम लोग उर्वरक का सोच समझकर इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आगे आने वाले समय में दुष्प्रभाव है, क्योंकि इससे हमारे नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड की उष्णता बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो 300 गुना है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। तो इसकी मात्रा, इसकी सांद्रता में कमी आनी बहुत ज़रूरी है, और हमारे किसान भाई इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं। उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ेगा और वो इस दुष्प्रभाव को मिटाने में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कई तरह के यहाँ पर दुष्प्रभाव हैं, जैसे कि आपकी लागत में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बढ़ती जाएगी, तो आपको पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके चलते सिंचाई यंत्र आपको चलाने हैं, उससे आपकी लागत में बढ़ोतरी होगी, गुणवत्ता में कमी आएगी, पैदावार में कमी आएगी। तो देखिए ये सारे दुष्प्रभाव हैं जिनके बारे में आपको जानकारी यहाँ से लगातार दी जा रही है। अब आपको समझना है कि ये सब आप ना झेलें, इनका सामना ना करें, इसके लिए आपको थोड़े बहुत विकल्प यहाँ पर अपनाने होंगे, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको बता रहे हैं और आगे भी जानकारी देते रहेंगे। डॉक्टर भास्कर, आपसे जानना चाहेंगे, दुष्प्रभावों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो गई, और क्या विकल्प आप हमारे किसानों को यहाँ पर बताना चाहेंगे? हम बोलना चाहिए हर कंट्री 2 साल एक बार रिपोर्ट सबमिट करता है आईपीसीसी को जी। ये अभी पब्लिश होने वाला है, तीसरा बर रिपोर्ट। इसका आंसर इंडियन एग्रीकल्चर कम से कम 15% GHG एमिशंस का कारण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये 4 लाख का अधिक गीगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है। वो कम हो गया 2016 में इसका कंट्रीब्यूशन 14.4% था। इसके पहले 2014 में इसका बहुत ज़्यादा था, 16.8 था। सो इसलिए हम क्या सोच रहा है, एचआर में लोकेशन स्पेसिफिक GHG इन्वेंटरी करने का सोच रहा है।
जी। विविध फसल पद्धति में कैसा हो रहा है। जी जी। भारती भाटिया ने बोलिया, भूपिंदर ने बोलिया से धान में कैसे क्या हो गया, दूसरे फसल में कैसे हो गया, वो इन्वेंटरी कर रहा है। इन्वेंटरी करने का सारा GHG रिडक्शन टेक्नोलॉजी, एमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी को इसको ऊपर भी संशोधन कर रहा है। जी। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है हमारा सारे जिले ये कृषि प्रधान जिला है जी। 573 जिला है। इसमें हम एनालिसिस किया है रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज। इसके अनुसार 109 जिला वेरी हाई रिस्क प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है रिसेंट एनालिसिस के प्रकार, एंड 201 आर हाईली प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स है। मोगा पंजाब, चूरू इन राजस्थान, हमीरपुर उत्तर प्रदेश, दरभंगा इन बिहार, they are all highly prone districts. ये डॉक्यूमेंट है ना, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट डॉक्यूमेंट है। ये बहुत उपकारी है, उपयोगी है। सारे हमारा मंत्रालय, पॉलिसी मेकर्स ये यूज़ करता है प्लान करने का, कैसा ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स का अडॉप्ट करने के लिए, वल्नरेबिलिटी के लिए। जी, तो हम कह सकते हैं देखिए कई स्तर पर, कई अच्छे स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर शोध कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और एक्शन प्लान्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को यहाँ पर बताया जा सके, समझाया जा सके कि देखिए ये जो आप कदम उठा रहे हैं, अगर आप इसको सही तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे, कई तरह के विकल्प यहाँ पर उठाएंगे, अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी फसल का अच्छा उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित यहाँ पर बना रहेगा। बिल्कुल, तो जलवायु जो परिवर्तित हो रही है काफी प्रभावित कर रही है हमारी खेती किसानी को। किस तरह से हम बच सकते हैं, किस तरह से बचाव कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी जो ये चर्चा है इसे आगे जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव व बचाव के बारे में। जो जलवायु परिवर्तित हो रही है, किस तरह से हमारी खेती को प्रभावित कर रही है और किस तरह से हम बचाव कार्य कर सकते हैं, इस संदर्भ में हमारी चर्चा लगातार जारी है, आगे भी इसे जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है। सन 2007 में आई IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक जैव विविधता के ह्रास में पर्यावरण में हो रहे बदलाव एक अहम कारक होंगे। यदि औसतन वैश्विक तापमान में 1.5 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाले वनस्पतियों और जीव जंतुओं की करीब 2 से 3% आबादी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। पर्यावरण में हो रहे बदलाव से भूक्षरण और उन क्षेत्रों की रहने वाली प्रजातियों के अस्तित्व पर दबाव बढ़ेगा। जलवायु विज्ञानियों ने पहले ही चेता दिया था कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का सिलसिला जारी रहा तो धरती का तापमान भी बढ़ता जाएगा और तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों तथा ध्रुव प्रदेशों की बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ने से सागर तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। समुद्र तटीय इलाकों में समुद्र का खारा पानी घुसकर भूमिगत जल को खराब कर देगा और मिट्टी को खेती के लायक नहीं रहने देगा। गर्मी बढ़ने से भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़, तूफान और चक्रवात ही नहीं बल्कि दावानलों और सूखा पड़ने की प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो सकती है। मानव स्वास्थ्य पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जहां तक असर कम करने की बात है तो वैज्ञानिकों के अनुसार हमें अधिक से अधिक कार्बन मिट्टी में जमा करना होगा ताकि मिट्टी में ही कार्बन के बैंक बन जाएं।
अगर हम फसलों की पौधों की जड़ों के पास 1 टन कार्बन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष भी जमा कर पाए तो हमारे खाद्य उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि मिट्टी की सेहत बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जैवांश की यानी कार्बन की कमी होना है। काम तो काफी करना है और योगदान सिर्फ किसान को नहीं, हम सबको करना है, हमारे अपने अस्तित्व के लिए। तो देख लिया अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर रुक करना चाहूंगी मैं विश्व मोहन जी का। विश्व मोहन जी, अगर हम बात करें यहाँ पर मौसम विभाग की, तो उनका कहना है कि इस बार जो गर्मी है पिछले वर्ष के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि गर्मी में भी बढ़ोतरी हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, दर्ज भी किया जा रहा है। ऐसे में इसका जो असर है हम खेती पर किस तरह से देख सकते हैं, हमारे किसानों को किस तरह की यहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए? जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को, हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हमारे किसान कैसे अपने आप को अडॉप्ट करे, कैसे अपने आप को तैयार करे। और ये एक लंबे समय की तैयारी है और इसमें सरकार को सहयोग उनको करना होगा। हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। फार्मर्स अपने आप नहीं कर पाएगा। जो धान की खेती करता है वो कल धान की खेती बंद नहीं कर सकता है। उन्हें बताना होगा कि ये धान है, यदि वाटर गजलिंग क्रॉप है, मतलब काफी पानी की जरूरत होती है, तो आपका ग्राउंड वाटर भी कल को कम हो जाएगा। तो क्यों आपको धान से स्विच ओवर करना होगा मिलेट्स के ऊपर, ज्वार के ऊपर, बाजरा के ऊपर? उसके बारे में एक्सपर्ट्स बताएंगे। वो कहा जाता है कि क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं, मतलब क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होगा उसके बावजूद भी आप इन सब क्रॉप को उगा सकते हैं, उपजा कर सकते हैं। और ये तो सरकार ने कहा है कि ये न्यूट्री सीरियल्स है। तो इसमें सरकार को सहयोग करना होगा फार्मर को, तभी फार्मर स्विच ओवर करेंगे। एक उदाहरण मैं आपको हरियाणा सरकार का दूंगा कि अभी किस तरह से धान की खेती से दूसरे क्रॉप पे कैसे डाइवर्सिफाई करना है। तो हरियाणा सरकार का एक स्कीम है जिसमें वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं फार्मर को कि आप यदि धान की खेती नहीं करके आप मक्के की खेती करेंगे, मिलेट, ज्वार, बाजरा की करेंगे, तो हम आपको एक सर्टेन अमाउंट, ₹1 हर एकड़ पे देंगे। तो तभी फार्मर दूसरे तरफ डाइवर्सिफाई कर पाएगा। तो जलवायु परिवर्तन फार्मर भी समझ रहे हैं, क्योंकि आप यदि किसी गांव में चले जाएं, जो 80 साल के हमारे फार्मर हैं, उनसे पूछें तो बताएंगे कि 30 साल पहले क्या होता और आज क्या हो रहा है। क्योंकि उन्होंने ज्यादा बदलाव देखे हैं कि पर्यावरण में भी बदलाव देखा है और साथ ही साथ खेती किसानी की हम उपज की ही बात कर लें, उन्होंने उसमें भी काफी बदलाव देखा है। उनको सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल, सहयोग यहाँ पर जरूरी है। अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे किसान इसको अपना रहे हैं, लेकिन इसमें धीरे धीरे समय लगेगा। बिल्कुल जैसे विश्व मोहन जी ने कहा, डॉक्टर भूपेंद्र, कि हमारे किसानों को और ज्यादा समझाने की जरूरत है कि देखिए जी, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अब आप भी थोड़े से खेती किसानी में बदलाव लाइए। हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है। आपके संस्थान से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हमारे किसानों को और जागरूक करने के लिए। पूसा संस्थान में हर साल पूसा विज्ञान मेला होता है जी। और समय समय पर फार्मर्स गोष्ठियां होती हैं। हर गोष्ठी में, हर मेले में, हर सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले प्रभावों पर डिस्कशन होता है, उनको जागरूकता देने की कोशिश की जाती है। विश्व मोहन जी ने बताया कि धान की हम लोग छोड़ करके कुछ और क्रॉप्स में जाएं। हम लोग का जो पूसा संस्थान जो है इस दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम उठा रहा है जी। हम लोगों ने अब एरोबिक राइस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिससे अभी तक हम खड़े पानी में जो धान उगाते थे उससे अच्छा हम एरोबिक राइस में कर रहे हैं। हम लोगों का और भी शोध की दृष्टि से हम लोग ड्रिप इरिगेशन में भी काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो एरोबिक राइस में या ड्रिप में आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन है ये कम हो रहा है, पर हम लोगों ने आज तक एरोबिक राइस या जो जमीनी या सतही धान के लिए हम लोगों ने आज तक प्रजातियां नहीं बनाई। तो सिर्फ धान के लिए ही नहीं,
अन्य क्रॉप्स में भी, जैसे गेहूं है जिसमें कि मार्च में अगर हम देखें तो लगभग तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है जी। अब मार्च के एंड में अगर आप देखें तो एवरेज आपका 30 रहेगा, पर मार्च के एंड में कुछ आखिरी दिनों में 27, 28, 29, 30, 31 में तापमान 40 तक चला गया। जो आपकी हरी फसल थी, आपके पत्ते हरे थे, अभी उसको और 10 दिन लगने थे, वो एकदम पीली पड़ गई, और जो दाना जो अब बन रहा था वो एकदम झुलस सा गया। तो इससे दाना जो आपकी जो यील्ड है, फसल की उपज है, उसमें भी कमी आई, फसल की उपज में भी कमी आई। अगर वो दाना छोटा रह गया है तो आप मान के चलें कि उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी कम है, अनुसार उसके अपना रिलेटिवली कम हो जाएंगे। एक और जो दिक्कत आती है टर्मिनल हीट स्ट्रेस की, तो हमारा जो संस्थान है या इवन ICAR का जो नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है, इसके तहत पूरे देश में किस तरह से हम सभी क्रॉप्स में वह प्रजातियां बनाएं जो कि पानी की अच्छी उत्पादकता देने में, न्यूट्रिएंट्स को यूज करने में, और कीड़े बीमारियों से बचाव के साथ साथ हमें अच्छी उपज और अच्छी जो खनिज के साथ उपज दे सकें। तो इस पे अनुसंधान चला रहा है जी, बहुत जो है हम लोगों का जो इस दिशा में जो काम है ICAR का, IARI का और बाकी ICAR इंस्टीट्यूट्स का, वह सही दिशा में है। और हमें आशा है कि जो हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जो हमारे मॉडलिंग वगैरह में हम लोग देखते हैं, क्रॉप सिमुलेशन मॉडलिंग के, आने वाले समय में अगर 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है, या जो आज 415 ppm कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो बढ़ करके 600-700 ppm भी हो जाती है, तो जो उपज में खासकर आपके गेहूं में 28% तक, धान में 30% तक, मक्का, खरीफ के मक्का में लगभग 48% तक कमी जो है वो बताते हैं। पर साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार्यक्रम ICAR के और बाकी ICAR के सहयोग से अन्य कृषि इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जो दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे हम जो इनके नेगेटिव प्रभाव हैं उनको हम काबू कर लेंगे जी। और इस पे पूरा मुझे विश्वास है जी, इस पर जो है विजय प्राप्त की जा सकेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय यहाँ पर जरूर लगेगा। लगातार शोध कार्य किए जा रहे हैं, देखिए, और हमारे किसानों तक ये जानकारियां पहुंचाई भी जा रही हैं। सारे संस्थान एकजुट होकर इस मुहिम में लगे हुए हैं, और दूरदर्शन किसान की भी यही मुहिम है कि हम किसानों को जागरूक कर सकें कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब आपको भी थोड़ा बहुत खेती किसानी में यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा कि हमें अच्छी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जो कम जल में भी हम लगा सकते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी काफी अच्छी है, ऐसी किस्मों का हम चयन करेंगे तो हमारी लागत में कमी आएगी, हमारा जो पर्यावरण है वो भी काफी प्रभावित नहीं होगा, अच्छा उत्पादन हम यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। किस्मों का तो चयन कर सकते हैं, और क्या विकल्प हम अपना सकते हैं डॉक्टर आरती, जिससे हम अपनी खेती किसानी में बदलाव ला सके? क्या फसल चक्र हम कह सकते हैं इसमें अहम भूमिका निभा सकता है? जी हाँ, बहुत अहम भूमिका है फसल चक्र की। अभी विश्वमोहन जी ने बोला कि आप बदलाव कीजिए जी, सो बदलाव करना जरूरी है बहुत। साथ साथ में एक आपने सुना होगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जी, संरक्षण कृषि, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है आपका ग्लोबल वार्मिंग को पे अडेप्ट करने के लिए, अपने क्लाइमेट को चेंज से रेजिलिएंट करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि बिना जुताई के आप खेती करिए। सो बिना जुताई के खेती करिए या सीधी प्रणाली से राइस की ग्रोथ करिए। तो आप ये देखिए कि DSR बोलते हैं उसको, DSR आप लेंगे, डायरेक्ट सीडेड राइस लेंगे, आप जीरो टिलेज करेंगे, तो ये सारे जो हैं इसमें इससे ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के 3 पहलू हैं। पहला ये है कि आप कम जुताई की खेती कीजिए, जो जीरो टिलेज कीजिए, डायरेक्ट सीडेड राइस कीजिए। दूसरा, आप फसल चक्र में बदलाव लाइए। सो फसल चक्र में बदलाव लाने में, जैसे कि अगर अब जो आपका धान है, धान आप अगर छोड़ नहीं सकते, जैसे कि जो भाई आप जरूर मिलेट्स उगाइए, लेकिन जहां आप मिलेट्स नहीं ले सकते,
धान की खेती करनी ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप एरोबिक राइस कीजिए, सीधी प्रणाली की राइस DSR कीजिए, साथ साथ में आप स्प्रिंकलर ये ड्रिप इरिगेशन कीजिए। जो ड्रिप फर्टिगेशन से अगर आप करेंगे तो आपको जल भर के सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, तीसरा जो पहलू मैंने बताया संरक्षण कृषि का, वो ये है कि आप बीच में दलहनीय फसलें, तो आप जैसे मूंग ले लीजिए, कोई ग्रीन मैन्योरिंग कर लीजिए, जो धान और गेहूं के बीच का समय है तो उसके बीच में आप मूंग, जैसे आप गर्मियां आएंगी तो आप उसमें मूंग ले लीजिए। तो ये फसल चक्र में आपका गेहूं और धान के बीच में एक हर ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है उसकी जो मतलब पोषकता है वो बढ़ेगी, आपका फर्टिलाइज़र भी कम लगेगा। और एक और चीज़ है जो कि आपका जैसे भूसा है, जो आपने जब गेहूं काटा तो गेहूं का जो कुछ भूसा है वो आप अपने धान में डालिए, तो 30% तक जो भूसा है वो आप अपने खेत में छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने से इसकी आप पलवाल भी बना सकते हैं, मल्च बोलते हैं उसको। तो ये भूसे की आप मल्च बना के भी रखेंगे तो इससे, जैसे कि मैंने बताया, कि मिट्टी की नमी बनी रहेगी, मिट्टी में कार्बन बढ़ेगा, सो आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी में सुधार आएगा। आपकी लागत में कमी होगी क्योंकि फर्टिलाइज़र कम लगाना पड़ेगा, इरिगेशन कम लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अच्छी, जो बात की गई है कि अच्छी वैरायटीज़ का चयन करना है, तो ये वैरायटी के बारे में आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ आप जाएं। कई सारी वैरायटीज़ हैं। हमारा जो एक निकरा प्रोजेक्ट है उसमें शोध करने पे कुछ वैरायटीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं हर एक क्षेत्र के लिए। कुछ बाढ़ प्रभावी क्षेत्र के लिए, कुछ सूखा प्रभावी क्षेत्र के लिए कुछ वैरायटीज़ आइडेंटिफाई करी गई हैं। इन वैरायटीज़ कौन सी आपको लगानी चाहिए ताकि आप मतलब इसको जो आप झेल सकें, जो दुष्प्रभाव है इनको झेल सकें, इसकी जानकारी आपके क्षेत्र के लिए आपको आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप इसकी जानकारी लीजिए और ऐसी सही वैरायटीज़ का चयन कीजिए। आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए। सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसकी सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे आप अपनी मिट्टी की जांच कराएंगे। उसके बाद अगर पाया जाएगा कि भाई फास्फोरस कम है या पोटेशियम कम है या कुछ और आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लगाना है, उस हिसाब से ही आप अपने खेत में लगाएं। तो इससे आपकी लागत बढ़ेगी, आपकी लागत में कमी आएगी, आपकी पैदावार बढ़ेगी। और एक बहुत अच्छा और उपाय है, जैसे कि आपको पता पानी की कमी होने वाली है, तो आपको आपके मतलब अगर आपके पास जगह है तो अपने खेत के 1/10 हिस्से में आप जल को इकट्ठा करने का प्रावधान कीजिए। जी, तो जल संरक्षण का भी यहाँ पर हम विकल्प अपना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे विकल्प हमारे विशेषज्ञ ने बता दिए हैं कि किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं इस दिशा में। डॉक्टर भास्कर, आपके पास आना चाहेंगे। हमारी सरकार कहती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर मेड़ पर पेड़ लगाइए। ये जो बात कही जा रही है, ये कितनी कारगर साबित हो सकती है इस संदर्भ में? ये विषय पर मैं यहाँ रहा हूँ। पहले वो दोनों निकरा का उदाहरण लिया। निकरा ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा ICAR का। आज कम से कम 25 संस्थान में वो चल रहा है, संशोधन चल रहा है। वो पूसा इंस्टीट्यूट भी एक है हमारा, ये भारती भाटिया हमारा PI है इसमें। ये क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज बोलते हैं इसका, वो हम विकसित कर रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं बोलता है, एक CR दान, एक 201 दान में एक वैरायटी है, ये भुवनेश्वर में विकसित किया है। ये लिमिटेड वाटर कंडीशंस में, एरोबिक कंडीशंस में, DSR बोला आरती मैडम ने, इसके कंडीशंस में बहुत अच्छा आता है। दूसरा है मूंग बीन में 3-4 वैरायटीज विकसित किया है। वो अलग अलग प्रदेश में सूटेबल है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका, तमिलनाडु, सारे इलाके में सूटेबल है। वो ये हाइब्रिड है, ये माइज हाइब्रिड, ये भी विकसित किया, ये ड्रॉट टॉलरेंट है। सो ये निकरा प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च किया है। सो 10 साल में हम बहुत क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज निकल रहा है इसमें। वो ये एक उदाहरण है। दूसरा है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये प्राकृतिक संसाधन निर्वहन का एक क्षेत्र। आरती मैडम ने बहुत उदाहरण लिया था इसमें, सॉइल हेल्थ कार्ड बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड लीफ कलर चार्ट्स बेस्ड नाइट्रोजन एप्लीकेशन। ये एक मेड़ पर पेड़ है ना, इसके आधारित पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स विकसित किया है। सारे देश में
37 एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स विकसित किया है। वो डिफरेंट एग्रो इकोलॉजीज में वो बहुत सूटेबल है। इसके अलावा हमारा पास है ना कम से कम 60 इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स ये भी विकसित किया है, वो भी बहुत सूटेबल है डिफरेंट एग्रो इकोलॉजीज में। वो सारे ऑर्गेनिक फार्म को भी थोड़ा प्रमोटिंग कर रहा है कोई इलाका में, निश एरियाज बोलते हैं इसका, निश एरियाज निश क्रॉप्स में ये ऑर्गेनिक सावयव कृषि भी प्रमोटिंग कर रहा है। ये जलवायु परिवर्तन का ये कॉम्बैट करने के लिए वो इसका एफर्ट जी। तो देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरह से हमारी सरकार इस दिशा में कार्यरत है, किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हर मेड़ पर पेड़ की बात जब यहाँ पर की जाती है तो ये भी जो हमारी परिवर्तित हो रही जलवायु है उसे काबू में करने पर हम कह सकते हैं या फिर थोड़ा सा बदलाव कम होने पर यहाँ पर सहायक साबित हो सकती है। लेकिन विश्व मोहन जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, हर जगहों पर पेड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि इसका असर जो है हमारी जलवायु पर जो पड़ रहा है वो कितना दुष्प्रभाव बन के उभर सकता है? नहीं, देखिए जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, इसका तो बहुत ज़्यादा असर होता है क्योंकि जंगल का यहाँ दो तरीके से महत्व समझना होगा कि ये जो जंगल है, एक जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकलती है हमारे बहुत सारे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ के कारण, तो ये जंगल उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक तरह से उसको रिड्यूस करता है, उसको एक रिमूवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो उसमें कमी कैसे आया जाए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बढ़े उसकी ज़रूरत होती है। और जंगल का दूसरा महत्व होता है कि ये वाटर टेबल को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जंगल बढ़ाना जो एक स्ट्रैटेजी होता है कि कैसे हम जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ सकते हैं, कैसे उसके चैलेंज को फेस कर सकते हैं, तो उसमें जंगल को बढ़ाना तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है उसका। इनफैक्ट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बहुत सारे शोध हुए हैं, हमारे सारे साइंटिस्ट काफ़ी सिंसियरिटी के साथ ये सब कर रहे हैं और किसान के सामने ऑप्शंस भी आ रहा है। हमें ये बताना होगा उन्हें कि वो कैसे करें, वो भी बताया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन वो हमारा किसान खुद नहीं कर पाएगा, उनको सहयोग की जरूरत होगी। और जब तक आप उनको सहयोग नहीं करेंगे पॉलिसी इंटरवेंशन के तौर पे, तब तक वो नहीं कर पाएंगे इस चीज को। यदि जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल नहीं काटे जाएं, तो उसके लिए भी एक पॉलिसी की जरूरत है कि जंगल नहीं काटे जाएं और उसको जंगल के संरक्षण के लिए कैसे हम जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है उसको बढ़ावा दें, कैसे जो हमारे किसान हैं, लोकल लोग हैं, उनके सहयोग से जंगल का बचाव करें। तो इस पूरे डिबेट के साथ मुझे लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है और एक पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में सोचना होगा कि हम कैसे सहयोग करें किसान को कि वो किसान अपने आप को अडॉप्ट कर सके क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें होती है कि हमारे खेती से मीथेन का एमिशन हो रहा है, ये हमें समझना होगा कि ये किसान हमारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है वो हमारे इंडस्ट्रीज कर रही है, हमारे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पावर प्लांट्स कर रहे हैं, उसके कारण हमारा किसान दोषी नहीं है। और ये बता दूं मैं आपको कि मीथेन, ये जो मीथेन एमिशन होता है, मीथेन बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है वायुमंडल में, कार्बन काफी लंबे समय तक होता है। ये कार्बन हो सकता है 50 साल 100 साल तक आपको नुकसान पहुंचा सके। तो कार्बन एमिशन कैसे कम करें, तो उस पे ध्यान देने की भी जरूरत है। मीथेन का एमिशन कैसे कम हो, ये तो किया जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि जो बायनियल रिपोर्ट होता है यूएन को दिया जाता है हर 2 साल पे, ये हमने देखा है। अभी फरवरी में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है, 2010 में हमारा 18% एमिशन था, एग्रीकल्चर का शेयर 18% था, उसके बाद 16% हो गया, अब ये घट के 14% हो गया है। इसका मतलब हम लगातार उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये काफी इस दिशा में हम सकारात्मक कदम उठा रहे हैं और हम उस पे नतीजे भी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगी कुछ, जैसे कि आपने बात की थी, विश्व मोहन जी ने बोला कि हमें
किसानों को बताना है जी। तो इसके लिए काफी जो है कृषि मंत्रालय कर रहा है। आपके किसान दिवस मनाए जा रहे हैं, किसानों के लिए ट्रेनिंग कराई जा रही है ताकि किसानों तक हम वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सके जी, किसानों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि और यहाँ पर बेहतर तरीके से हमारे किसानों को जानकारी देने की थोड़ी बहुत जरूरत है। हमारे किसान भी यहाँ पर जागरूक हैं और जागरूक करने की जरूरत है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर आपको बता रहे हैं और चर्चा को हम जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक लगातार शोध कार्य कर रहे हैं, यहाँ से भी जानकारियां जो हैं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन हमारे किसान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। किसान तो मेहनत कर रहे हैं ताकि खेती किसानी के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें कम किया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके दुष्प्रभावों को खेती किसानी पर कम किया जा सके। लेकिन अभी भी बहुत सारे कारक हैं जिसमें बदलाव की थोड़ी बहुत जरूरत हो जाती है। जैसे हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि हमें अच्छी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए। तो हम इस संदर्भ में डॉक्टर भूपिंदर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे विश्व मोहन जी ने भी जिक्र किया था कि भूजल स्तर जो है लगातार गिरता जा रहा है, जिसका भी असर हम परिवर्तित होती हुई जलवायु पर देख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से इस दिशा में कार्य किया जाए? देखिए, मेरे सहयोगी ने बहुत सरल शब्दों में एक कठिन स्थिति को बयान किया है और उन्होंने जो है परिप्रेक्ष्य बड़ा सही है कि हमें जो है पेड़ों को लगाना है और हम लोगों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो काम है वो कृषि पर आधारित होने की वजह से हम लोगों का सारा जोर कृषि में जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम किस तरह से कम करें, पानी कितना दें, कब दें और क्या हम जो है लीफ कलर चार्ट की बात की गई। मैं पानी का बचाव कैसे करें, ड्रिप की बात हो गई, एरोबिक राइस की बात हो गई, कौन कौन सी जो फसल में उनकी क्या स्थितियां हैं, जिस वक्त पानी नहीं अगर दिया गया तो उसका जो है फसल के प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। उस वक्त पानी देना जरूरी है। जब हम किसानों को बताएं कि हमें इस फसल में 4 पानी देने हैं या 5 पानी देने हैं तो हमें उनको इसके लिए भी तैयार रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए इस वक्त बारिश नहीं आती या इस वक्त आपको पानी नहीं मिलता तो आपने अपने पानी जो मेरे सहयोगी आरती ने बताया कि पानी का संरक्षण करें, तो वो जो संरक्षित पानी है किस स्टेज पर दिया जाए ताकि उनकी जो उपज में जो पानी ना होने की वजह से या पानी में कमी होने की वजह से जो उपज में कमी आनी है उसको बचाया जा सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था सारी डिस्कशन में, मैं उस पर हम लोगों ने मिट्टी की बात करी, मिट्टी का जांच की बात करी, पर हम लोगों ने जो मिट्टी में रह रहे मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करी। हम लोगों का जो निकरा में भी या हमारे संस्थान में भी हम लोग सूक्ष्म जीवाणुओं के महत्व पर बहुत जोर दे रहे हैं जिसमें एज़ोटोबैक्टर है, आपके मीथेन को कम करने के लिए हैं, माइकोराइजा है जिससे ना सिर्फ आप जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, बतौर आप मिट्टी की जो संरचना है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, उसकी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं ताकि उनकी पानी की
रिटेंशन जो है, पानी को सोखने की जो शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़े, ताकि कम पानी में आपका पानी ज्यादा समय तक अवेलेबल हो। जो नमी है जो वो बरकरार बनी रहे। और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज की बात करी तो उसमें आपका रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन है। यहाँ पे मैं एक मिनट लूंगा ये जिक्र करने का भी कि जो धान है उसका जो स्ट्रॉ है हम लोग किसान बर्न करते थे, तो हम लोगों का भी नया जो पूसा संस्थान का इनिशिएटिव है जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं के कंसोर्शिया को इस्तेमाल करके खेत में ही किस तरह से हम जो स्ट्रॉ है उसको हम गला सकते हैं, ताकि हम लोगों का जो मिट्टी में जो उसकी उर्वरकता है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी हेल्थ को बढ़ाया जा सके, ताकि उसमें जो नमी है वो हम काफी देर तक रिटेन कर सकें, बरकरार रख सकें, ताकि हमें ज्यादा जल की यहाँ पर जरूरत ना पड़े। और जब हम ज्यादा जल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका बचाव अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, संरक्षण करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन भी लगातार कम होते जा रहे हैं। संरक्षण नहीं करेंगे, हम अंधाधुंध अगर उनका इस्तेमाल भी करते रहेंगे तो उसका भी काफी असर पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर। एक सेकंड लूंगा मैं यहाँ पे एक आपसे और एक छीनना चाहता हूँ समय आपसे। जरूर। विश्वमोहन जी ने बहुत सही बताया कि क्योंकि हम लोगों की सारी डिस्कशन कृषि के ऊपर थी तो हम लोगों ने चर्चा को कृषि पे सीमित रखा, पर इनका जो मैं बहुत मुतासिर हुआ विश्वमोहन जी आपकी बात से कि किसान इसके लिए दोषी नहीं है, और एनर्जी सेक्टर और बाकी सेक्टर जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर, वो ज्यादा उत्सर्जन की तरफ उनका 75%। तो पर हम लोग क्योंकि किसानी और किसानों के साथ हमारा संबंध रहा है और हमारे संस्थान का जो शोध है या ICAR का भी शोध है, तो हम लोगों का यही संयोजन रहा है कि हम किस तरह से किसानी से हो रहे उत्सर्जन को कम करें, और इसका जो जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रभाव है इनको कम कर सकें। इसके साथ साथ मैंने कुछ आपको चीजें बोली थी कि जलवायु परिवर्तन में तापमान बढ़ने से कुछ फसलों के यील्ड में, प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, बट इसके साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ और फसलें हैं जिनकी यील्ड में बढ़ोतरी भी होगी। तो मैं इसीलिए आपसे एक मिनट लेना चाह रहा था कि ये नहीं कि हम लोग को यहाँ चना में, कॉटन में, सोयाबीन में, सोरगम में आपकी बढ़ोतरी होगी। तो मेरा ये था कि हम लोग यहाँ डराए नहीं। बिल्कुल, यहाँ हमारा मकसद यही है कि हमारे किसानों को हम सकारात्मक बातें ही यहाँ पर बताएं, कोई भी यहाँ पर नकारात्मक बात हम नहीं बताना चाहते। हमारे किसानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपकी बेहतरी के लिए, आपकी खेती किसानी को उन्नत बनाने की दिशा में ही लगातार कार्य कर रही है। बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारा जो कार्यक्रम है अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो ऐसे में मैं संक्षिप्त टिप्पणियां जो हमारे विशेषज्ञ से ले लेती हूं। डॉक्टर आरती, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को, किस तरह की यहाँ पर सलाह देना चाहेंगी इस संदर्भ में? किसान भाइयों और बहनों, आप लोग बिल्कुल ही जिम्मेवार नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं हमारे जलवायु परिवर्तन को रोकने में। इससे आपकी किसानी में, आपकी उपजता में भी बढ़ाव आएगा, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। आप सबको खूब पेड़ लगाने हैं। तो जैसे कि बोला गया है कि हर मेड़ पे पेड़, तो आपको पेड़, जैसे आप करोंदा है, नींबू है, ये आपका बांस के पेड़ है, ये पेड़ आप लगाए, ये जो हमारे वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको सिक्वेस्टर करेगा, तो आप इससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड उष्णता है वो कम होगी, तो आपके फायदे के लिए है। तो ये सब जो चीजें हमने बताई ये बिल्कुल किसी तरह से डराने के लिए नहीं है, लेकिन जागरूक करने के लिए, हमारे किसान की आय बढ़ाने के लिए। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ भी जो कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह करवाते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उसमें आप जागरूक रहेंगे, आप सीखेंगे, तो आप जाएंगे, आप 10 किसानों को और बताएंगे, तो ये जो अच्छी अच्छी तकनीकें हैं ये सबको पता लगेंगी।
जी, तो हमारे सभी किसानों को यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिक ये जो शोध करते हैं ये आप ही के लिए करते हैं। जब तक आप लाभ नहीं लेंगे, आप इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तो इस शोध का फायदा ही क्या हुआ। आइए विश्व मोहन जी का रुख कर लेते हैं। विश्व मोहन जी, आपसे भी टिप्पणी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे हमारे किसानों को? देखिए, मेरी राय है कि जो भी चीज़ किया जा रहा है हमारे साइंटिस्ट की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स हमारे फार्मर को मदद करें उस ओर अग्रसर होने के लिए। ये हमारे फार्मर खुद से नहीं कर पाएंगे। मेरा इस चीज पे काफी जोर है कि हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनको सहयोग की जरूरत है। आप उनको सहयोग करेंगे, किस तरह से सहयोग करेंगे, तो वो समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका नुकसान भी होगा, तो वो उसकी तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। उनको सहयोग की अपेक्षा है, आप उनको सहयोग करें, वो जरूर उस तरफ आगे बढ़ेंगे और इसका लाभ देश को मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा। जी, थोड़े बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर की जरूरत है, साथ की जरूरत है, हम कह सकते हैं हमारे किसानों को। हमारे किसान समझते हैं, लेकिन अगर और भी ज्यादा सहयोग मिलेगा तो ये और भी ज्यादा बदलाव लाने में मददगार साबित हो सकेंगे। तो डॉक्टर भास्कर, आपसे जानना चाहेंगे। हमारा एक कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कंपोनेंट निकल है जी। इसमें 151 जिला में हम सारे क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज का, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का डेमोन्स्ट्रेशन करता है किसान के साथ। किसान के साथ हमारा केवी के माध्यम से यहाँ वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी तैयार रखा है। हम बोलते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ये बहुत अमूल्य चीज़ है। तो ये टाइमली सोइंग ये उठाए वो पहले में, इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर रखा है। सीड बैंक्स, लोकल सीड बैंक्स, लोकल फॉडर बैंक्स एंड लोकल फूड सिस्टम्स, लोकल फूड सिस्टम को थोड़ा ध्यान रखने का जरूर है। इसके अलावा अपस्केलिंग कर रहा है। हाँ, ये नाबार्ड सारे चीज आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमारा NRLM प्रोग्राम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में। इसके अंतर्गत भी हमारा सारे प्रोग्राम्स जुड़ा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, वो हमारा पास आ रहा है। हम इनको सारे इश्यू दे रहा है, वो जोड़ने के लिए, ये इनका स्टेट एक्शन प्लान्स में जोड़ने के लिए दिया है, वो जोड़ रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में हम डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन प्लान रहे। अभी तक हम बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट कंटेंजेंसी प्लान्स में ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में क्या बनाना चाहिए वो दिया। इसके ऊपर चल रहा है हम, वो ये है ना डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन प्लान्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम रिस्क असेसमेंट भी कर रहा है। 2 स्टेट लिया इस समय में, एक बाढ़ होने वाला स्टेट है, एक सुख का प्रभावित होना स्टेट। इसका हम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसा वल्नरेबिलिटी हो जाएगा वो भी देख रहा है। वो इंडिजिनियस मॉडल्स के बारे में बताया है, वो क्लाइमेट चेंज मॉडल्स आना चाहिए, आएंगे। हमारा IRI टीम है ना, वो बहुत मेहनत कर रहा है इसमें। वो क्लाइमेट चेंज हमारा चाहिए, हमारा ओवरऑल इंडियन क्लाइमेट चेंज मॉडल चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी लगातार इसी तरह की शोध कार्य करते जाएंगे हमारे वैज्ञानिक, और इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे किसान भी जागरूक हैं और ज्यादा सहयोग की यहाँ पर जरूरत है कि हमारे किसान भी आगे बढ़े, हमारे वैज्ञानिक भी आगे बढ़े। मिलकर अगर इस दिशा में हम कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने पर्यावरण को तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सकेंगे। तो बिल्कुल आज के कार्यक्रम में आपने जान लिया कि किस तरह के दुष्प्रभाव हैं और किस तरह से हम बचाव कार्य कर सकते हैं। हमारी सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की, और इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी विशेषज्ञों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सभी के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे किसान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। पैंडेमिक में सारे सेक्टर अफेक्ट किया, बट हमारा कृषि सेक्टर नहीं, किसान बिल्कुल नहीं रुके और इस महामारी के काल में भी हमारे किसानों ने डटकर कार्य किया है और हमारे देश को बिल्कुल भी अन्न की किसी भी तरह की कमी का सामना नहीं करने दिया है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी अन्नदाताओं का भी। तो अन्नदाता सुखी भव। जी, अन्नदाता सुखी भव। बिल्कुल, इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।